दरअसल हरियाणा के एक गांव में एक पंचायत चल रही थी। ये पंचायत वाकई बहुत मशहूर पंचायत होती है, क्योंकि इस गांव के अंदर जो रहने वाले एक ही समुदाय के लोग थे, वो भी जाट समुदाय के लोग। उन्हीं में से एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी कर लेते हैं। बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। जब थोड़े बड़े होते हैं तभी जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। बात जब पंचायत तक पहुंचती है तो पंचायत कहती है भाई और बहन की कभी शादी नहीं हो सकती। या तो वो दोनों एक दूसरे को भाई और बहन माने, और यदि नहीं मानते हैं तो पंचायत इसलिए फैसला देती है कि दोनों को ही सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। जहां भी कहीं मिलते हैं उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। इतना कहना था, और उस लड़की और लड़के के पीछे जब लोग लगते हैं तो उसके बाद उनका कत्ल तो होता ही होता है, साथ ही कई जिंदगी बर्बाद होती हैं। लेकिन ये बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से उस जिले से बाहर प्रदेश में, और प्रदेश से बाहर देश में, और देश से बाहर पूरी दुनिया में जब फैलती है, तो उसके बाद भारत की सरकार को भी कई तरह के बदलाव करने पड़ जाते हैं अपने कानून में। आज भी ये किस्सा लोगों की जुबान पर इतना मशहूर है कि इस किस्से को शायद पूरी जिंदगी लोग भूला पाएं, क्योंकि बबली और मनोज ने जो किया या उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही बुरा था, बहुत ही डरावना था। इससे ज्यादा डरावना था जो उसके परिवार ने महसूस किया, जो उसके परिवार ने झेला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है कैथल, और इसी जिले का एक गांव लगता है करोरा। दरअसल बात कर रहा हूं 15 जून 2007 की बात है। एक लड़का और एक लड़की बस में जा रहे थे, और जाते जाते गांव पड़ता है रायपुर। दरअसल रायपुर के पास एक गांव है जतन। जतन के पास जैसे ही बस जा रही है, बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अचानक से ही एक स्कॉर्पियो इस बस को ओवरटेक करती है, और ओवरटेक करने के बाद जल्दी से उस गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है, और बहुत ही तेजी के साथ उस बस के ड्राइवर को ब्रेक मारने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। बस के अंदर खलबली मच जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अचानक से ये स्कॉर्पियो आकर आगे क्यों खड़ी हो जाती है। तभी स्कॉर्पियो के अंदर से 3-4 लोग उतरते हैं, और उतरने के बाद सीधा गाड़ी में आते हैं, और एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है और एक लड़का होता है। उन दोनों के हाथ पकड़कर खींचते हुए, घसीटते हुए सीधा गाड़ी की तरफ लेके जाते हैं। और जैसे ही गाड़ी की तरफ लेके जाते हैं तो गाड़ी में बैठाते हैं स्कॉर्पियो में, और वहां से एक सुनसान जगह पर लेके जाते हैं। वहां जाने के बाद उस लड़की को और उस लड़के को बहुत पीटा जाता है। जब तक पीटा जाता है जब तक दिल नहीं भर जाता, और जब दिल भर जाता है तो जहर का एक प्याला लिया जाता है, और जहर का प्याला उस लड़की को दिया जाता है। कहा जाता है कि इसको पियो। लड़की को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो मजबूरी में उस जहर के प्याले को पी लेती है, और पीते ही वो मौत की आगोश में सो जाती है, मर जाती है। लेकिन लड़का अभी जिंदा था, और लड़का ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। जैसे ही वो अपनी आंखों से देख रहा है, उसके बाद मारपीट का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। उस लड़के को बहुत मारा जाता है, बहुत पीटा जाता है, जब तक वो थक नहीं जाते, जब तक ऐसा लगता है जैसे कि उनकी हसरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। और जब ये हसरत पूरी हो जाती हैं तब उस लड़के के हाथ और पैर दोनों बांधे जाते हैं, और उस स्कॉर्पियो के पीछे बांध दिया जाता है। फिर उस स्कॉर्पियो को बहुत तेजी के साथ राउंड दर राउंड घुमाया जाता है। वो जब घूमती रहती है और ड्राइवर भी थक जाता है, उसे चलाते चलाते जब उसे लगता है कि हाँ अब मुझे तसल्ली हो गई है, अब मुझे आराम मिल गया है, तब कहीं जाकर उस लड़की की लाश के पास उसे लाया जाता है। लड़के की अभी सांसें चल रही थी, अभी जिंदा था। ऐसा लग रहा था कि यदि उसका उपचार कराया जाए, किसी डॉक्टर के पास लेके जाया जाए, तो शायद उसकी सांसें रुकने की बजाय चलने लगेंगी और वो एक जिंदगी जी सकता है। लेकिन लड़की मर चुकी थी और लड़का भी जिंदा था। तब भी उन्हीं स्कॉर्पियो सवार जो लोग थे उनमें से ही किसी ने, एक ने आया, उसके पास आने के बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद लड़का और लड़की को एक साथ रस्सी से बांधा जाता है। फिर उन्हें बांधने के बाद बोरी के अंदर डाला जाता है, और बोरी के अंदर डालने के बाद फिर नारनौद एक नहर है, नारनौद नदी के नहर के अंदर उन दोनों लाशों को फेंक दिया जाता है। 15 जून की ये वारदात थी। लगभग 9 दिन गुजर जाते हैं, और जैसे ही 9 दिन गुजरते हैं तो जो लड़का है और लड़की है, इन दोनों के ही घर वाले इन दोनों को तलाशना शुरू कर देते हैं। लड़की वाले अपनी बेटी को तलाश रहे थे, और लड़के वाले अपने बेटे को तलाश रहे थे। जब कहीं कोई सफलता नहीं मिलती है, तब कहीं जाकर लड़के के जो घर वाले होते हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पर FIR दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि हमारे जो बेटा है, हमारा जो लाल है, उसके साथ कुछ हादसा हो चुका है, उसके साथ कुछ वारदात हो चुकी है। लगभग 9 दिन के बाद यानी कि 23 जून 2007 को नारनौद नहर में 2 शव मिल जाते हैं। दोनों शव एक साथ बंधे हुए थे, और वो बोरी के अंदर पैक थे। जैसे ही आसपास के लोगों को ये सूचना मिलती है तो वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है, और दोनों शवों को बाहर निकालकर जब उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि ये वही शव हैं जिनके परिवार के लोग उनको तलाश कर रहे हैं। दरअसल ये लड़का और लड़की ये रहने वाले हैं हरियाणा का एक जिला है कैथल,
और कैथल का एक गांव लगता है करोरा। बात बचपन से ही थी, एक दूसरे को जानते थे। लड़का अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा था और इलेक्ट्रॉनिक का मिस्त्री भी था। जो कमाता था उससे घर का खर्च चलता था। ये 2 भाई और 2 बहनें होते हैं। पिताजी की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब घर का खर्च ये लड़का चला रहा था, जिसका नाम मनोज होता है। मनोज जब स्कूल भी जाता है, काम भी करता है, ऐसे आने जाने में गांव की ही एक लड़की बबली से उसकी आंखें चार हो जाती हैं। कब वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं उनका पता ही नहीं चलता। और लड़का उस लड़की से फोन पर घंटों घंटों बातें करता था, बहुत सारी बातें करता था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, उसकी माँ चंद्रपति जो होती है वो कहती है कि बेटा, तू जिस लड़की से बात करता है वो लड़की इसी गांव की है और इसी गांव का एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक बच्चा वो एक ही दादा की औलाद है। हम लोगों का गोत्र एक है। समाज इस बात की कतई इजाजत नहीं देगा, इसलिए ये सब कुछ ठीक नहीं है। जब ये सब समझाने की कोशिश करती है, समझाने के बाद जब लड़का मानता नहीं है, तब इस लड़के की माँ जो होती है वो सीधा उस बबली की माँ के पास पहुंचती है, यानी कि लड़की की माँ के पास जाकर कहती है कि आपकी बेटी और मेरे बेटे में आपस में, दोनों में प्यार मोहब्बत की कुछ कहानी चल रही है। मैं चाहती हूं कि इसे यहीं खत्म कर दिया जाए, इसे यहीं रोक दिया जाए। यदि ये नहीं रोका तो बात आगे बढ़ जाएगी और समाज इस बात की कभी इजाजत नहीं देगा। उस लड़की की माँ ने भी उसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। और एक दिन ऐसा भी आता है कि 7 अप्रैल 2007 को इस लड़के का इंग्लिश का कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है। वो कंपार्टमेंट के एग्जाम देने की तैयारी में था और घर से 5 अप्रैल को निकल जाता है। उसके मन में कुछ चल रहा था, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो जाता तो पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए था, लेकिन इसी दिन गांव से उस लड़की भी अचानक से गायब हो जाती है। दोनों साथ साथ चले जाते हैं। लड़की वाले और लड़के वाले जब एक दूसरे के बच्चों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका कोई पता नहीं चलता है। और 7 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ के एक मंदिर में जाकर दोनों हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेते हैं और यहीं से साथ जीने, साथ मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन इनकी जो जिंदगी में खुशहाली आने वाली थी वो शायद ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। 26 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है बबली की परिवार की तरफ से और कहा जाता है कि जो गांव का एक लड़का है जिसका नाम मनोज है, वो हमारी बेटी बबली को लेकर भाग गया है। वो कहाँ है पता नहीं, और इसे भगाने में उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई और जो छोटी बहन है, इन सब का हाथ है। इसलिए इन लोगों से अगर सख्ती से पूछा जाएगा, पड़ताल की जाएगी, तो हमारी बेटी बबली वापस लौट कर आ जाएगी। जब घर वाले ये बात पुलिस तक पहुंचाते हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट आदेश देता है कि किसी भी सूरत में बबली और मनोज को कोर्ट में हाजिर ही होना होगा। और वो दिन था 15 जून 2007 का। दोनों कोर्ट में हाजिर होते हैं और कोर्ट में हाजिर होने के बाद स्वयं के वालिग होने की निशानी देते हैं और वालिग होने के साथ साथ ये बताते हैं कि हमने शादी की है। और कोर्ट भी इस शादी को वैध घोषित कर देता है, यानी कि ये अवैध नहीं था। भले ही चाहे समाज, भले ही चाहे परिवार के लोग इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन कानून ने इस शादी को इजाजत दे दी थी और वैध मान लिया था। साथ ही 5 पुलिस वालों की इनके साथ तैनाती कर दी जाती है। कहा जाता है कि जहां तक लड़का और लड़की जाना चाहते हैं वहां तक इन दोनों को जाने दिया जाए, इन्हें सकुशल छोड़ा जाए, जब तक ये खुद ना कहें कि हाँ अब तुम चले जाओ। लड़का और लड़की बस में बैठकर जा रहे थे और जाते जाते जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि जाना तो हमें चंडीगढ़ है, शायद हमारी जान को खतरा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऐसे ही एक पिपली एक बस स्टॉप पड़ता है, वहां जाकर देखते हैं तो जो 5 पुलिस वाले होते हैं वो भी मौका पाते ही उस गाड़ी से कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। और गायब होते ही जब ये दोनों बबली और मनोज, इन्हें लगने लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी बात है, खतरा है। इसलिए उस पिपली बस स्टॉप के पास वो एक एसटीडी बूथ होता है, वहां से वो अपनी माँ को फोन करके कहता है, चंद्रपति से कहता है कि माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोर्ट ने तो हमारा साथ दिया है, पुलिस को सुरक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन पुलिस वाले हमारे साथ नहीं है और पुलिस वाले हमें छोड़कर यहाँ से कहीं ना कहीं दूर जा चुके हैं। अब हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग अब सीधा दिल्ली की ओर रुख करते हैं। हमें फोन करते रहना, और मेरे फोन का बैलेंस भी खत्म हो गया है। पहले ऐसे ही जमाना था कि फोन में अगर बैलेंस खत्म हो गया तो आउटगोइंग, इनकमिंग दोनों ही बंद हो जाती हैं। इसलिए वो एसटीडी से बात करने की कोशिश कर रहा था और ये ठीक ठाक बस के अंदर बैठे हैं, बस लोगों से भरी हुई है। लेकिन कुछ ही दूर, अभी पीपली से महज 20 किलोमीटर दूर ही निकले थे कि एक रायपुर इलाका आता है और रायपुर के पास जतन गांव होता है। और जतन गांव के पास जैसे ही बस को रोका जाता है, स्कॉर्पियो सवार उस बस को रोकने के बाद उस लड़का और लड़की को निकाल कर जो मारते हैं, पीटते हैं, उस बात की गूंज अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल जाती है। और उसके बाद फिर यहां से जो इस लड़के की, यानी कि मनोज की माँ होती है और मनोज की बहन, ये दोनों ही इंसाफ के लिए दर दर अब भटकने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में एक पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में ये फैसला लिया गया था बाकायदा गांव के अंदर कि इन दोनों ने समाज के खिलाफ, गोत्र के खिलाफ, पंचायत के खिलाफ ये फैसला लिया है, इसलिए इन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है।
साथ ही एक बार फिर से पंचायत होती है और कहा जाता है जो लड़के की मां है और लड़के की बहन इस केस की पैरवी कर रहे हैं, और जब तक वो केस की पैरवी करेंगे और ये केस वापस नहीं लेंगे, खां पंचायत का एक एक व्यक्ति 10-10 रुपए इकट्ठा करेगा और 10-10 रुपए इकट्ठा करने के लिए फिर ये केस लड़ा जाएगा और केस के लिए पूरा समाज एक साथ खड़ा होगा। किसी भी व्यक्ति ने अगर इनकी मदद करने की कोशिश की तो उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। बस इतना आदेश था खां इस पंचायत का। और उसके बाद फिर पूरे इलाके में ये बात आग की तरह फैल जाती है। फिर किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस परिवार यानी कि मनोज के परिवार का कोई साथ दे सके। सबसे दिलचस्प बात यह भी थी कि खाप पंचायत के अंदर जो मेन सर्वे सर्वा था वो उस लड़की का खुद का दादा होता है गंगाराज, और जैसा वो चाह रहा था वैसा फैसला लिया जा रहा था। फैसला लेते लेते जब आगे वक्त बढ़ता है तो जब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से पहले कहीं ना कहीं इस बच्चे की, इस लड़की की अस्थियां आने वाली थी, तो इस लड़के की मां यानी कि चंद्रवती और उसकी बहन सीमा गांव के कुम्हार के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमें एक घड़ा दे दो जिसमें हम अपनी बेटी की अस्थियां रख सकें। तो कुम्हार डर जाता है, कहता है कि मैं खाप पंचायत से लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता। खाप पंचायत ने तुम्हारा हुक्का पानी तुम्हारा पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। बात यहीं पर नहीं थमी थी। जब बात कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होते थे तो टेम्पो वाला, रिक्शे वाला भी उन्हें अपने रिक्शे में बिठाने से डरता था, कहीं ना कहीं घबराता था। घबराहट की सीमा यहीं पर नहीं थी। अखबार वाले भी लिखने से डरते थे, घबराते थे। और यही नहीं, पुलिस वाले जब गांव आते थे बड़े बड़े सारे लोगों को देखने के बाद पंचायत में, वो भी डरते थे, वो भी घबराते थे, वो भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन लड़के की मां ने, लड़के की बहन ने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 33 महीनों के बाद 50 बार इस मामले की सुनवाई होती है। और जब सुनवाई होती है करनाल की अदालत 4 लोगों को यानी कि चाचा, मामा और भैया सहित 4 लोगों को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है, इसलिए इन्हें जीने का, इन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है, और इन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। साथ ही जो उस लड़की का दादा होता है गंगाराज, उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और जिस दिन ये स्कॉर्पियो उस बस का पीछा कर रही थी उसमें एक ड्राइवर था जो हायर किया गया था, उसको भी 7 साल की सजा सुनाई जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लड़ाई जारी थी। और साथ ही जब मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि जो फांसी की सजा दी गई है उसको हम उम्र कैद में बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं। और जो गंगाराज इस लड़की का दादा है जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसके हम सबूतों के अभाव में उसको बरी कर देते हैं। और उसके बाद फिर क्या आगे कहानी बढ़ती है। आगे कहानी बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां पर भी उन्हीं को उम्र कैद की सजा बरकरार दी जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी, जिस जज ने करनाल कोर्ट के अंदर फांसी की सजा सुनाई थी, उन लोगों ने, पंचायत के लोगों ने उस जज को भी धमकी दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जज भी डर की वजह से अपना वहां से ट्रांसफर कराकर कहीं ना कहीं अलग चले जाती है। जब ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचती है तब कहीं जाकर इस मामले में अपनी तरफ से कोई सुनवाई होती है। इसके बाद कानून में बदलाव किया जाता है। गृह मंत्री थे उन दिनों पी चिदम्बरम, उन्हें आगे आना पड़ता है और बड़ा तगड़ा करके फैसला लेना पड़ता है। कानून में बदलाव करने के बाद शायद ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा ऑनर किलिंग का मामला था जिसमें क्या किसी अपराधियों को, आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो फांसी की सजा अंजाम तक नहीं पहुंची, उन्हें उम्र कैद तक सीमित कर दिया गया था, समेट दिया गया था। उसके बाद बहुत सारे ऑनर किलिंग के मामले होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपराधियों को सजा मिलती रही है उस हिसाब से वो अपराध का ग्राफ थोड़ा कम होता चला गया। लेकिन कहते हैं कि इस मामले में वाकई बबली और मनोज ने जो सहा था, उसके परिवार ने सहा था, वो वाकई बहुत अपना आप में बहुत ही घृणित था। समाज को ऐसे नहीं करना चाहिए था। टेम्पो वाला और कुम्हार तक अगर साथ नहीं देगा तो बताइए कैसी स्थिति पैदा हो गई होगी इस परिवार के सामने, कैसे तिल तिल मर रहे थे। हालांकि कुछ दिन के बाद उस लड़के की जो बहन थी सीमा, उसका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था और वो एक इंटरव्यू में कहती है कि एक दिन उसको एकेडमी के अंदर जहां वो ट्रेनिंग ले रही थी उसको मारने के लिए कोशिश की गई थी। आरोपियों को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, लेकिन उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी जो बच गई थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें अरीवा और निजा हैं जो जोया अमरोहा के रहने वाले हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। शिवांश कुमार हैं, जहांगीर आलम बिहार से हैं, राजेश मीणा हैं, अंकुपाल पूर्वी ठकरान, इन लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही पृथ्वीपाल, आरिफ, चंदन कुमार, बिंदु, हंसराज, रहमान, हरजेश, मिथुन, परवेज, रणविजय, नेहा, मनोज, पर्व, राजेश कुमार, रणवीर, आश्वित, मनोज, विनोद कुमार, मनीष, निषाद, नीलेश लोधी, दिनेश, खुशहाल खान, प्रशांत माहेश्वरी, इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।